हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहसान हसीन लेक्चर। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेके बात करेंगे अपन, और मैं लेके आया हूँ ओबीजी के कुछ क्वेश्चंस 15 के आसपास है, और हर क्वेश्चन के साथ अपन कुछ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर प्रायोरिटी बेस्ड है कि नर्सिंग जो नर्स है वो फॉलोइंग जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या करेगी, उसके बारे में अपन जो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जनरली टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो है एंटीनेटल विजिट पे जब आती है प्रेग्नेंट मदर, उस वक्त जो भी डायग्नोसिस कराए जाते हैं या फिर जो अलग अलग टेस्ट हैं जीटीपीएल वगैरह है, या फिर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लेसेंटा वगैरह है, एमनियोटिक फ्लूइड, इन सब के क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, आपके कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे पूछा गया है द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। द क्लाइंट हैज ए हेल्थी 5-year-old child who was delivered at 38 weeks and tells the nurse that she does not have a history of any type of abortion or fetal demise. Using GTPL, what should the nurse document in the client chart? ऑप्शन के अंदर आपको जीटीपीएल स्कोरिंग भरनी है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नर्स जो है डाटा कलेक्ट करने वाली, इसके अंदर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, इसके ट्विंस हैं और पहले जो है 5 साल का एक बच्चा है जो कि 38 वीक्स पे डिलीवर हुआ था। कोई भी अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, हमें जीटी पर लिखना है। तो आप फटाफट जो है ऑप्शन देखिए और डिसाइड कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा GTPL। ठीक है, ये GTPAL। अब सबसे पहले बात करते हैं आंसर निकालने से पहले कि इसको एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जी क्या होता है? जी होता है ग्रेविडा। क्या होता है? ग्रेविडा। टी से यहाँ पे क्या है? टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, पी क्या है? प्री टर्म। ठीक है, और ए से क्या है? अबॉर्शन, और एल से क्या है? लिविंग बर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने ये क्लियर किया कि जीटीपीएल का फुल फॉर्म क्या है। फिर आता है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब है कि अपन को सिर्फ काउंट करना है कि प्रेगनेंसी का नंबर कितना है, जो अभी चल रही है और जो पहले हो चुकी है। अब उसके अंदर बच्चा जो है प्रेग्नेंट होना जरूरी है, भले वो अबॉर्ट हो गया हो, ठीक है, या फिर स्टिल बर्थ हो, उससे अपन को मतलब नहीं। ग्रेविडा का मतलब है ओनली नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, टर्म का मतलब हमको पता है कि बच्चा अगर 37 से 42 वीक्स पे अगर डिलीवर हुआ है तो क्या कहलाएगा? टर्म बेबी। प्री टर्म का मतलब क्या है? 37 वीक से पहले डिलीवर होगा। अबॉर्शन का मतलब क्या है कि बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो 22 वीक से पहले हुआ है और जिसका वेट 500 ग्राम से कम है। लिविंग बर्थ मतलब कि जो बच्चा अभी एट ए टाइम जो है प्रेजेंट है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 साल का बच्चा है। ठीक है, कितना साल का बच्चा है? 5 साल का बच्चा है जो कि 38 वीक पे क्या है? डिलीवर हुआ है। तो इसके अपन जीटी पे स्कोरिंग अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ग्रेविडा बताना है। ठीक है, तो ग्रेविडा का मतलब है कि अपन को बताना है प्रेगनेंसी। तो एक तो क्या है कि एक तो क्या लिखा है? हेल्दी 5-year चाइल्ड, वो चाइल्ड है जो कि 38 वीक्स पे डिलीवर हुआ था, और दूसरी प्रेगनेंसी उसके पास चल रही है, ट्विंस। तो कितनी होगी ग्रेविडा? 2। ठीक है, 2 प्रेगनेंसी होगी। फिर है टी से टर्म। टर्म का मतलब होता है कि 37 से 48 वीक्स बच्चा डिलीवर हुआ हो। तो अभी तो प्रेगनेंसी चल रही है, पहले कितना था? पहले की अगर बात करें तो एक बच्चा डिलीवर हुआ है, T1। ठीक है, प्री टर्म यहाँ पे है क्या? नहीं है, कोई भी बच्चा जो है 37 वीक से पहले डिलीवर नहीं हुआ है। अबॉर्शन इसमें क्वेश्चन में लिख रहा है कि अबॉर्शन भी नहीं हुआ है। लिविंग बर्थ कितना है? यहाँ पे एक 5 साल का बच्चा है, L1। तो क्या हो गया? 21001 मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये था अपना जीटीपीएल स्कोरिंग, इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब ग्रेविडा के अंदर क्या आता है? जैसे प्राइमरी ग्रेविडा है। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ, मतलब प्रेगनेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा। फिर 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हुई तो मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, फिर ग्रांड मल्टीपेरा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसी कंडीशन जो है पेरिटी भी होती है। टर्म पेरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने 22 वीक्स को
क्रॉस क्या है, तो वहां पे भी प्राइमरी पेरा, मल्टीपेरा, ग्रांड मल्टीपेरा वाली कंडीशन आएगी। बाकी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और अपन को जो है कम टाइम के अंदर इसको सोल्व करना है, तो फटाफट अपन को जो है इसको पढ़ना है, एक बार में समझ लेना ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक क्लाइंट अराइव्स एट द क्लिनिक for the first prenatal assessment. She tells the nurse that the first day of her last menstrual period means उसके last menstrual period का जो फर्स्ट डे है वो क्या है, 19 अक्टूबर 2018, ठीक है, ये उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे है। फिर पूछ रहा है कि नेगल्स रूल यूज करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालिए, ठीक है, बताइए फटाफट, ठीक है, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं अपन कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, 19 अक्टूबर, तो 19 अक्टूबर में 7 जोड़ेंगे, 7 डेज, तो कितना आ जाएगा, 20 और 6 26, 26 अक्टूबर। अब अक्टूबर में 9 मंथ जोड़िए तो क्या आ जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो क्या आ जाएगा 26 जुलाई, ठीक है। अगला साल आ गया तो क्या हो जाएगा 2019, तो आंसर क्या आ जाएगा 26 जुलाई 2019, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक फॉर्मूला तो ये है, इसको अपन और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 7 डेज तो है, 9 मंथ को क्या लिखा जा सकता है, प्लस 3 मंथ माइनस 1 ईयर, तो ओवरऑल मतलब क्या हो गया, 9 महीने हो गए। ये होता है नेगल्स रूल, ठीक है। यहाँ से अपन ने निकालना सीख गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज सीन फॉर ए रेगुलर प्रीनेटल विजिट and tells the nurse that she is experiencing irregular contraction. The nurse determines that she is experiencing Braxton Hicks contraction. On the basis of this finding, which nursing action is appropriate या approximate क्या होना चाहिए? सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉमन एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फोर्थ है मेटर्निटी यूनिट को कॉल करना, उनको इन्फॉर्म करना कि क्लाइंट जो है उनको प्री टर्म लेबर कंडीशन में एडमिटेड करना है, ठीक है। तो अपन को इसमें जो है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बताना है। क्वेश्चन क्या है, ब्रेस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की संभावना है, तो ऑप्शन बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, इररेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, पेनलेस होता है, मींस पेन फील नहीं होता, मींस अपन क्या कह सकते हैं, पेनलेस होता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, ये नॉर्मल है, ये जनरली 16 वीक्स पे अपीयर होते हैं और ये जो है मोर पावरफुल हो जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये क्या होते हैं, मोर पावरफुल हो जाते हैं, अपीयरेंस 16 वीक्स पे होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या बताना है कि इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट, नहीं सॉरी, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीस कॉन्ट्रैक्शन आर कॉमन एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मींस ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है कि द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट on a client who suspect that she is pregnant and he is checking the client for probable sign of pregnancy. Probable sign of pregnancy. The nurse should assess for which probable sign of pregnancy. Select all the apply. मींस इसके अंदर क्या हो गया, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो आप बताएं इसमें बेलोटमेंट, चेडविक साइन, यूट्राइन एनलार्जमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, फीटल हार्ट रेट और आउटलाइन ऑफ फीटस वाया
अल्ट्रासोनोग्राफी। तो बताएं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर हो सकता है, तो वो बताता है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन, ठीक है, बताएं। ठीक, प्रोबेबल साइन जो होते हैं इसके अंदर वर्ड से पता चल रहा है पी बी बी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें बी से अपन देखते हैं ब्रेक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बी से देखने को मिलता है बेलोटमेंट, क्या देखने को मिलता है, बेलोटमेंट। तीसरा यहाँ पे आता है एक और फंडल हाइट का बढ़ना या फिर यूट्राइन इनलार्जमेंट, फंडल हाइट का बढ़ना या फिर यूट्राइन इनलार्जमेंट। ये कुछ साइंस होते हैं जो कि प्रोबेबल साइन होते हैं प्रेगनेंसी के, जो उसकी संभावना को बताते हैं। ब्रेक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में अपन एचसीजी को डिटेक्ट करते हैं। एचसीजी जो हार्मोन होता है यूरिन के अंदर बढ़ा हुआ, उसको डिटेक्ट किया जाता है। बेलोटमेंट जो होते हैं जनरली, इसमें बेलोटमेंट का मतलब क्या होता है, रीबाउंड ऑफ यूट्रस, रीबाउंड ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब ये जो बेलोटमेंट होता है ये दो टाइप का होता है फर्दर, एक होता है एक्सटर्नल बेलोटमेंट, एक होता है इंटरनल बेलोटमेंट। अब एक्सटर्नल बेलोटमेंट में क्या होता है कि जनरली ये एक्सटर्नल बेलोटमेंट किया जाता है 16 वीक पे, ठीक है, और ये किया जाता है 20 से 24 वीक्स के आसपास, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, सॉरी ये 20 वीक्स पे होगा, 20 और इसकी रेंज हो जाएगी 16 से 24 वीक्स पे। अब एक्सटर्नल बेलोटमेंट जनरली किया जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में। मैं बताऊं आपको एक बार, ब्रीच प्रेजेंटेशन इसमें क्या होता है कि फिटस का हेड ऊपर की तरफ होगा, एक इस तरह होता है, और ये होता है एब्डोमेन। इसमें क्या होता है, एक हाथ तो इस तरफ होता है और पर्सन का दूसरा हाथ इस तरफ होता है। इस तरह अपन जैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिटस क्या करता है, उस प्रेशर को इस तरफ जो है ट्रांसफर करता है और अपन दूसरे हाथ से उसको जो है फील कर सकते हैं। ये कहलाता है एक्सटर्नल बेलोटमेंट, जो कि अपन को किसमें देखने को मिलता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल बेलोटमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जनरली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है और इसको जनरली जो है पर एब्डोमेन किया जाता है। इसको तो अपन क्या करते हैं, पर एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पे अपन करते हैं पर वजाइना, कैसे करते हैं, पर वजाइना। इसमें अपन ये करते हैं कि यहाँ पे जो है हैंड इंसर्ट करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस में और यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये बच्चा करता है इस फिटस को, ये फिटस जो है प्रेशर अप्लाई करता है यूट्रस वाले रीजन पे, यूट्रस वापस प्रेशर अप्लाई करता है और अपने हैंड पे जो है अपन को वापस प्रेशर फील होता है। इसे कहते हैं इंटरनल बेलोटमेंट। क्या कहते हैं, इंटरनल बेलोटमेंट, और ये अपन को वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा, बेलोटमेंट। हाँ, इसके अलावा अपन को यहाँ पे वेरियस साइन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो प्रोबेबल साइन है उसके अंदर अपन को वेरियस साइन भी देखने को मिलते हैं। उन साइन में जैसे कि चैडविक साइन है, हैगर साइन है, ये सारे अपन को देखने को मिलते हैं। तो बेलोटमेंट देखने को मिलता है, हाँ देखने को मिलता है, चैडविक साइन देखने को मिलता है, फंडल हाइट बढ़ना मींस यूट्राइन इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखने को मिलता है, बट फीटल हार्ट रेट नहीं दिखती है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे देखने को नहीं मिलती है। ये सारे क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा दो साइन और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि अगर ये है, इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। अभी अपन ने देखा वो प्रोबेबल था, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा प्रिजम्पटिव साइन भी होते हैं। पॉजिटिव साइन को अपन को क्या ध्यान रखना है कि एक तो क्या होना चाहिए कि जब अपन अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उस पर अपन को फिफ्थ वीक पे गेस्टेशनल सैग देखने को मिलता है, जो कि कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, गेस्टेशनल सैग देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में इसके अलावा फीटल हार्ट साउंड जो है उसको सुना जा सकता है 10 वीक्स पे और 20 वीक्स पे। 10 वीक्स पे अपन सुनते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि ट्रांसड्यूसर जो होता है, फीटल ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पे 20 वीक तो सुनाई देता है फीटोस्कोप से, ठीक है। डॉपलर जो ट्रांसड्यूसर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस पे अपन 10 वीक्स पे सुन सकते हैं और फीटोस्कोप द्वारा अपन 20 वीक्स पे फीटल अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं।
इसके अलावा रेडियोग्राफिक फाइंडिंग, इसमें अपन को क्या होगा, फीटल स्क्लीटल सिस्टम जो है अपन डिटेक्ट करेंगे, फीटल स्क्लीटल सिस्टम, ठीक है। मींस जो एक्सरे वगैरह कराया जाएगा इसमें फीटल स्क्लीटल जो है फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी है, फीटल हार्ट साउंड है, रेडियोग्राफी है। इसके अलावा एक फोर्थ इंपॉर्टेंट और देखने को मिलती है, इसे अपन क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, मींस लियोपोल्ड मैन्युअल। ये चार चीजें जो है पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी के। अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें 5th वीक पर गेस्टेशन सही देखने को मिलेगा। फीटल हार्ट साउंड्स में 10 वीक और 20 वीक पर अपन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नॉन इलेक्ट्रो डिवाइस से सुन सकते हैं। रेडियोग्राफी के अंदर फीटल स्क्लीटल सिस्टम फाइंड आउट होगा। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन पे अपन लियोपोल्ड मैन्युअल के अंदर भी अपन जो है फीटल की प्रेजेंस को पता लगाया जा सकता है। ये सारे क्या था, पॉजिटिव साइन। इसके अलावा एक होते हैं प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन का मतलब है प्रिज्यूम करना, मींस अनुमान लगाना। क्या कह सकते हैं अपन, प्रिजम्पटिव साइन। अब प्रिजम्पटिव साइन जो होता है उसको अपन कैसे आ सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए, क्विक एमबीए रिजल्ट्स इन फटीग एंड स्किन चेंजेस, ठीक है। ये ट्रिक्स अपन जो है इसके याद रख सकते हैं। जैसे कि क्यू से तो क्या हो जाएगा, क्विकनिंग, ठीक है। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल बाय द मदर, ये क्या है, क्विकनिंग। एम से क्या हो जाएगा, एम से जैसे मेमोरी ग्लैंड, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, ए से तो एमिनोरिया हो जाएगा, एमिनोरिया का मतलब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना। बी से क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एमिनोरिया, फटीग, स्किन चेंजेस और क्विकनिंग जैसी कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा यहाँ एम जो है, यहाँ पर हमको 2 एम देखने को मिलेंगे। एक तो होगा मॉर्निंग सिकनेस, इसके अलावा एक एम और क्या बताएगा अपन को, मिक्चुरेशन। मींस यहाँ पे क्या होगा कि यूरिनेशन की जो अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है, सारे प्रिजम्पटिव साइन। मींस इसमें अपन अनुमान लगाते हैं कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, जिसमें अपन को कैसे याद रखेंगे, क्विक एमबीए रिजल्ट इन फटीग एंड स्किन चेंजेस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 5th क्वेश्चन है कि द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट लाइन हु इज एट 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। कितना है 5th क्वेश्चन में, 38 वीक्स है गेस्टेशन का, और पूछ रहा है कि द नर्स मेजर द फंडल हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड नोट दैट द फंडल हाइट इज 30 सेंटीमीटर। मींस जो फंडल हाइट है वो प्राप्त हुई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस फाइंडिंग। तो नर्स जो है इस चीज को क्या इंटरप्रेट करेगी कि जो गेस्टेशनल पीरियड है वो तो 28 वीक्स है और जो फंडल हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। द क्लाइंट इज मेजरिंग लार्ज फॉर गेस्टेशन एज, कि वो गेस्टेशन एज से ज्यादा है, उससे स्मॉल है, नॉर्मल है, या फिर मोर एविडेंसेस की जरूरत है गेस्टेशन एज का पता लगाने के लिए। तो जल्दी बताएं इसका आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अगर अपन रेशनल देखें तो फीटल हाइट इज इक्वल टू गेस्टेशनल वीक प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फीटल एक गेस्टेशनल वीक या फिर अपन कह सकते हैं गेस्टेशन एज जो भी है। तो यहाँ पे अपन को 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो गेस्टेशन वीक की तारीख 28। मीन जनरली क्या होता है कि अपन जो निकालते हैं, जैसे गेस्टेशन वीक 28 है, तो अगर अपन +2 करें तो कितना आ जाएगा 30 वीक। ऑप्शन में भी यही दे रखा है अपन को कि सॉरी फीटल हाइट दे रही है 30 सेंटीमीटर, और अपने क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि क्लाइंट इज मेजरिंग नॉर्मल फॉर गेस्टेशनल एज, मींस गेस्टेशनल एज के हिसाब से ही क्या है फंडल हाइट है। फंडल हाइट पे एक नजर देख लेते हैं हम। फंडल हाइट में कुछ ये क्राइटेरिया है कि यहाँ तो है जाइफोइड प्रोसेस, ठीक है, जाइफोइड प्रोसेस ये है अम्बिलिकस रीजन, और ये है अपना एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, अब मुझे पता है कि यूट्रस जो है वो एक क्या है पेल्विक ऑर्गन है,
जैसे ही फिटस ग्रोथ होती रहेगी तो वो क्या होगा, जो फंडस पार्ट है किसका, यूट्रस का, वो ऊपर की तरफ क्या होता है, वो मूव होता होगा और लास्ट कहाँ तक हो सकता है, जेफर्ड प्रोसेस तक हो सकता है, जो स्टेनम का जेफर्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पे अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि 12 टू 24, 12 3 36, ठीक है। ये क्या है, वीक्स हैं, मींस 12 वीक्स पे क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होगा फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। अम्बिलिकस पे कब होगा, 22 से 24 वीक्स पे, और जाइफर्ड प्रोसेस पे कब होगा, 36 वीक पे। अब क्या होता है कि जैसे ये बीच वाला एरिया है तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, अब 32 वीक भी यहाँ है और 40 वीक्स भी यहाँ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपन जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहले 12 की टेबल और फिर 16 की टेबल। अब क्वेश्चन में जैसे अपन को बोला था 28, ठीक है, तो 28 थोड़ा यहाँ पे था, 28 प्लस यहाँ 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जस्ट इसके नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो 32 वीक्स है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं हुआ है, यहाँ क्या है, एंगेजमेंट एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे क्या हो गया कि जो फिटल हेड है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्टेशन 0 पे। स्टेशन 0 कौन सा है, स्किल स्पाइन वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हेड जो है पहुंच गया है, उसे कहते हैं, वो कब होगा, 48 वीक्स पे। मींस ये क्या है, जाते हुए, और ये क्या है, आते हुए। ये था अपना फंडल हाइट का कंसेप्ट। फिर है 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6th क्वेश्चन है कि द नर्स इन ए हेल्थ केयर क्लिनिक इज इंस्ट्रक्टिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म किक काउंट, which statement by the client indicates a need for further instruction? First option है, I will record the number of movements or kicks. I need to lie flat on my back to perform the procedure. If I count fewer than 10 kicks in a 2-hour period, I should count this kick again over the next 2 hours. I should place my hands on the largest part of my abdomen and concentrate on the fetal movement to count the kicks. तो ये है अपना 6th क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है कौन से कंसेप्ट पे, किक काउंट पे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन का आंसर, किक काउंट, ठीक है। तो किक काउंट जो कंसेप्ट है उसके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब ये अपन को बस इतना बताना है कि नर्स ने उसको एजुकेट कर दिया और उससे वापस जब पूछ रहे हैं तो वो ऐसा क्या स्टेटमेंट बता रही है ऑप्शन में जिसमें अपन को लगता है इसको वापस समझाने की जरूरत है। तो यहाँ क्या, आई नीड टू लाई फ्लैट ऑन माई बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर फीमेल सुपाइन पोजीशन में लेटेगी, सुपाइन पोजीशन में अगर लेटेगी तो वहां पर वीना कार्ल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, वीना कार्ल सिंड्रोम या फिर वीना कार्ल सिंड्रोम, या फिर क्या देखने को मिल सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है वो जो है पूरी तरह से जो है चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है, क्योंकि जो अपन किक काउंट करते हैं जनरली अपन कब करते हैं, लास्ट वीक्स ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है लास्ट में जो है ये किया जाता है जनरली। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है जरूरी नहीं है कि वो सुपाइन पोजीशन पे, वो लेटर पोजीशन भी ले सकती है या सिटिंग पोजीशन पे भी जो है किक काउंट को जो है फील कर सकती है। और यहाँ पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कब बोलने की जरूरत पड़ती है, जब लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 आवर्स तक अगर काउंट जो है वो लेस देन 10 है, तो उस केस के अंदर फिर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कहा, इन्फॉर्म किया जाता है। मींस यहाँ पे जो आंसर है I will record the number of movement और kicks, ये सही है। I need to lie flat, ये wrong है। और तीसरा ऑप्शन जो है if I count fewer than 10 kicks in a 2-hour period, I should count this kick again over the next 2 hour। मतलब पहले 2 घंटे में अगर 10 से कम है तो नेक्स्ट 2 घंटे में भी वापस जो है इसको काउंट करना है। अगर वो कम आता है उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन भी सही है कि मुझे अपने हाथ जो है जो एब्डोमेन का लार्जेस्ट पार्ट है वहाँ पे रखना है और फिटल मूवमेंट पे जो है कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन है कि ए रूबेला टायर रिजल्ट्स ऑफ ए 1-day postpartum client is less than 1:8. Rubella virus vaccine is prescribed to be administered before the procedure, before the discharge. The nurse provides which information to the client about the vaccine? Select all that apply. Means एक से ज्यादा ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। पहला ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड फॉर 3 months, प्रेगनेंसी नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 months, द वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सबक्यूटेनियस रूट
exposure to the immunosuppressed individual need to be avoided. Hypersensitivity reactions can occur if the client has an allergy to X. The area of the injection needs to be covered with a sterile gauze for 1 week. ठीक है, जल्दी बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन इसमें है, इसलिए लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, अपन को बस यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना है कि रूबेला वैक्सीन है, रूबेला वैक्सीन है। और ये वैक्सीन कैसी है? ये वैक्सीन कैसी है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है तो उसके हिसाब से अपन को जो है पता करना है कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन पोस्टमार्टम पीरियड में उसको इंजेक्ट किया गया है तो उसे क्या क्या देखना है, उसमें अपन को क्या क्या चीज जो है अवॉइड करनी है और क्या चीज एक्सेप्ट करनी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग नीड्स टू बी स्टॉप फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग नीड्स टू बी स्टॉप फॉर 3 मंथ्स, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दी जा रही है वैक्सीन वो वाया ब्रेस्ट मिल्क जो है फिटस तक नहीं पहुंचेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रेगनेंसी नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 मंथ्स। तो ये क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइव वैक्सीन मींस वायरस जो है वो अदमरा है पर क्या है? जिंदा है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो जो फिटस है उसको क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है या डिजीज कंडीशन कोज कर सकता है। तो उस केस में प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है और इसके अंदर अपन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर अपन को फीमेल जो है उसको प्रेगनेंसी को पूरी तरह से क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए इन द केस ऑफ रूबेला वैक्सीन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है कि द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस रूट। सही है, सबक्यूटेनियस रूट से अपन इस वैक्सीन को देते हैं। फिर है फर्दर ऑप्शन डी। डी क्या है? कह रहा है एक्सपोजर टू इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल नीड टू बी अवॉइडेड। सही है ये भी। क्यों सही है? क्योंकि लाइव वैक्सीन है, अगर वो फीमेल जो है ऐसे पेशेंट के साथ में कांटेक्ट में आएगी, पर्सन जिसकी इम्यूनिटी बहुत गिर चुकी है, तो वहां पे क्या है, वो इससे इन्फेक्ट हो सकता है बाय द ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे अपन को ये जो है डी वाला भी सही है। फिर है ई ऑप्शन कि यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है क्लाइंट अगर उसका एलर्जी है एग से। ये भी सही है क्योंकि किससे बनती है? डक एग से बनती है। और डक एग से बनती है, अगर उसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है तो अपन को देखने को मिल सकती है। फिर है द एरिया ऑफ द इंजेक्शन नीड्स टू बी कवर्ड विद अ स्टेराइल गाउज फॉर 1 वीक। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, मींस एफ जो है वो गलत है। स्टेराइल गाउज से कवर करने की एफ कोई जरूरत नहीं देखने को मिलती है, मींस यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, सी, डी और ई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की कि एक एनएसटी टेस्ट परफॉर्म किया गया है क्लाइंट पे who is pregnant, the result of the test indicate non reactive finding। मींस यहाँ पे क्या बता रहा है कि एनएसटी कराई है और इसका आंसर क्या आया है? नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग। नॉन रिएक्टिव मींस वो टेस्ट कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। उसके बाद में हमने क्या करा है कि द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया गया है, बट जो सीएसटी जब हमने कराई तो उसका रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव आया। तो हमें बताना है या फिर जो हाउ शुड द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंड। तो नर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स में क्या फाइंड आउट करेगी कि एक नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट की ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, हाई रिस्क है फिटल डिमाइस की, या फिर यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है। बताएं 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले एनएसटी की बात करूं मैं, नॉन रिएक्टिव टेस्ट या सॉरी नॉन स्टेट टेस्ट में क्या होता है कि अपन ये करते हैं, कार्डिक टोकोमीटर होता है वो फीमेल एब्डोमेन पे अटैच करते हुए करेगा, फीटल मूवमेंट और फीटल हार्ट साउंड को असेस करेगा। मींस कार्डिक, एक मिनट विजिबिलिटी तो है, ठीक है, कार्डिक टोकोमीटर, कार्डिक टोकोमीटर जो है अटैच करेंगे फीमेल एब्डोमेन पे ताकि अपन हार्ट रेट, फीटल की हार्ट रेट और फीटल मूवमेंट को क्या कर सके? असेस कर सके। और ये जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस करने का भी काम करेगी। अब क्या होगा कि इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में अगर जो बेबी है वो उसकी फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होने में भी क्या है कि नॉर्मल तो कितनी होती है? 120 से 160, और यहाँ पे क्या होगा कि फीटल हार्ट जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी? मोर देन इंक्रीज होनी चाहिए 15 बीट्स पर मिनट, 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होनी चाहिए और कम से कम 2 बार से ज्यादा
इंक्रीज होनी चाहिए, और ये जो इंक्रीज होती है वो जो है वो मोर देन 15 से 20 सेकंड के आसपास जो है इंक्रीज होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है नॉर्मल कंडीशन का, कि मतलब जैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस किया बच्चे की जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से 2 बार जो है इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज भी कितनी होनी चाहिए 15 या 15 से ज्यादा होनी चाहिए पर मिनट, और कितना सेकंड के लिए 10 से 20 सेकंड या 15 से 20 सेकंड की, तब तो अपन उसको क्या कहेंगे, तब उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, रिएक्टिव फिटनेस। रिएक्टिव मींस वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, मींस टेस्ट कैसा होगा, एनएस टेस्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मींस बच्चा क्या है, वेल बीइंग, ये टेस्ट कराया इसलिए जाता है ताकि अपन फिटनेस का पता लगाएं कि वो कितना स्वस्थ है यूट्रस के अंदर, मींस फिटल वेल बीइंग के लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया तो क्या है, रिएक्टिव का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनएसटी पे नॉन रिएक्टिव आया है, मींस क्या हुआ होगा कि फिटल हार्ट रेट 2 बार से ज्यादा इंक्रीज हुई नहीं होगी, या फिर जो बीट्स पर मिनट बीट्स इंक्रीज होती है वो लेस देन 50 बीट्स होगी, या फिर जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 10 सेकंड हुआ, तो उसको अपन ने क्या कहा, नॉन रिएक्टिव। इसके कंफर्मेशन के लिए अपन ने क्या करें, जब एब्नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मींस जब इसके एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, तब हम क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं। अब उस टेस्ट में कराने पर इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में अपन ने क्या किया होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करा होगा, सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें ये भी सेम वही है, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है अपना अप्रोक्स 30 वीक पर अपन ये कराते हैं, फिटनेस जो है उसके वेलबींग के लिए कराते हैं। ये पता लगाते हैं कि जब डिलीवरी होगी लेबर के टाइम पे बच्चा जो है कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सीएसटी में अपन ये कराते हैं, फीमेल जो होती है इसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंड्यूस कराया जाता है। मींस अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे कराना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर तो फीमेल क्या करेगी, जो अपना निप्पल वाला पार्ट है उसको क्या करेगी, प्रेस करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मींस जैसे अपन निप्पल वाला पार्ट जो है वो पिंच करेंगे या प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, ऑक्सीटोसिन। अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो इस केस में अपन इंट्रावेनसली ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी चला सकते हैं, जिसमें जो होगा 1 मिली यूनिट पर ml जो है अपन क्या करेंगे, चलाएंगे। कितने चलाएंगे, 1 ml, ठीक है, 1 मिली यूनिट चलाएंगे पर मिनट। अब इससे भी क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे, दोनों कंडीशन से क्या होंगे, ऑक्सीटोसिन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पांस बेबी क्या देगा उस चीज को पता लगाया जाएगा। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में बेबी की फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है और फीटल हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, अगर फीटल हार्ट रेट रिस्पांस के अंदर इंक्रीज हो रही है तो ये तो क्या बताएगा, नेगेटिव सीएसटी को, मींस यहाँ पे क्या है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, और फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, ये किसको बताएगा, पॉजिटिव सीएसटी को। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एनएसटी तो नेगेटिव है, तो उसको जो है एब्नॉर्मल आने पर अपन ने सीएसटी करे, सीएसटी कराने पर अपन को नेगेटिव बोला, मींस फीटल हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज, मींस बच्चा क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो क्या जाएगा, मींस अब जो नर्स है वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखेगी, ए नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, मतलब क्या लिखेगी, ए कि बच्चा क्या है, नॉर्मल है, टेस्ट क्या है, नॉर्मल है। इसके साथ अपन ने ये 2 कांसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर करे। फिर है 9th क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉल्स द 9th क्वेश्चन, a pregnant client in the first trimester calls the nurse at a healthcare clinic and reports that she has noticed thin colorless vaginal discharge or drainage. The nurse should make which statement to the client? मतलब नर्स जो है इनमें से कौन सा कथन क्लाइंट को कहेगी, come to the clinic immediately. The vaginal discharge may be bothersome but it's a normal occurrence. Report to the necessary department at the maternity center immediately. Use tampons if the discharge is bothersome but be sure to change the tampons every 2 hours. तो इसमें से अपन को बताना है कि एज ए नर्स अपन जो है इसको क्या एडवाइस देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थिन कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसके एक्चुअली में क्या होता है, इस अपन इस कंडीशन को कहते हैं लुपोरिया, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, किसी फीमेल में कॉमनली अपन को देखने को मिलती है। अब ये जो होती है जनरली थिन कलरलेस या येलोइश वेजाइनल ड्रेनेज होता है, जो फीमेल जो है फीमेल की जो वजाइना वहां से
सिक्रीट होते हुए अपन को ड्रेनेज होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो ल्यूकोरिया की कंडीशन है ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो नर्स है वो क्या कहेगी कि द वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बोदरसम है, मींस वो जो है परेशान करने वाला है, हो सकता है इरिटेट करने वाला हो सकता है, बट वो क्या है, एक नॉर्मल अकरेंस है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिक इमीडिएटली आने की जो बात कही गई वो गलत है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा नेसेसरी डिपार्टमेंट वाला सी ऑप्शन भी गलत है। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है टैम्पून्स वाला वो भी गलत है, क्योंकि टैम्पून्स अगर अपन यूज करेंगे तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस जो होते हैं वो क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए टैम्पून्स वाली जो एडवाइस है वो फीमेल को नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज scheduled for an amniocentesis procedure. What instruction should the nurse provide? Strict bed rest is required after the procedure. B. Hospitalization is necessary for 24 hours after the procedure. An informed consent needs to be signed before the procedure. A fever is expected after the procedure because of the trauma to the abdomen. तो 10th क्वेश्चन आप बताएं जिसमें बात हो रही है amniocentesis procedure की। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर कैसा है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, मींस इसमें अपन क्या करते हैं कि जो एमनियोटिक कैविटी है वहां पर नीडल डालकर उसको एस्पायरेट करते हैं, मींस ये क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। और जब भी इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो अगर पर्सन 18 ईयर से कम है तो उसके पेरेंट्स से इन्फॉर्म जो कॉन्सेंट है वो लिखाया जाता है, या फिर अगर 18 से अबव है तो उस इंडिविजुअल पर्सन से अपन क्या लेते हैं, कॉन्सेंट लेते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोसीजर के बाद में स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। हाँ, इसके अलावा अगर जो इंसेशन की साइट है वहां पर अगर अपन को फीवर देखने को मिलता है या चिल्स है, फीवर मतलब जो सॉरी बॉडी में अगर फीवर है, चिल्स है, या फिर जो साइट है वहां पर अपन को किसी प्रकार की ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग देखने को मिले या फिर ड्रेनेज हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर अपन को क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। बट यहाँ क्या लिखा है कि ए फीवर इज एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं होता है, डी भी क्या है, रॉन्ग है। फिर बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर है कि द नर्स इज, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट पढ़े इसको, कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच क्लास अबाउट फीटल सर्कुलेशन, मतलब फीटल सर्कुलेशन के बारे में जो नर्स है वो क्लास को बता रही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो टीचिंग प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। द डक्टस आर्टेरियोसिस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स, ठीक है। वन वेन कैरी ऑक्सीजन, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। वन वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, the normal fetal heart on range is 140 to 160 beats per minute in early pregnancy. Two arteries carry deoxygenated blood and waste product away from the fetus to the placenta. Two veins carry blood that is high in carbon dioxide and other waste product away from the fetus to the placenta. तो इसमें अपन को मोर देन करेक्ट चूज करना है, तो आप बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी 11th क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन है द डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करेगा, किसको किससे जोड़ देगा, पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से जोड़ देगा, मींस यहाँ पे क्या होगा, बाईपास किसको कर रहा है, फीटल लंग्स को। तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट है, हाँ करता है, बट फीटल लंग्स को क्या करता है, बाईपास करता है। वन वेन कैरी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, अब क्या होता है कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, अब प्लेसेंटा से एक निकलती है अम्बिलिकल वेन और दो निकलती है अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। मींस दो अम्बिलिकल, दो तो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, इन दोनों का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन वेन कैरीज ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, सही है। फिर बात करते हैं सी ऑप्शन की, द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, ये गलत है, क्यों, क्योंकि फीटल हार्ट रेट 140 से 160 नहीं होती है, 110 से 160 होती है, तो ये तो गलत हो जाएगी। फिर आता है डी ऑप्शन
कि टू आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजन ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फीटस, मतलब फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेके जाती है, मींस डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं ई ऑप्शन की कि टू वेन्स कैरी ब्लड, दो वेन्स होती नहीं है, एक ही वेन होती है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी गलत है, सॉरी डी सही है और ई गलत है। ये अपन ने देखे, इसमें टोटल 5 ऑप्शन थे, ठीक है, ये हो गया। और फीटस सर्कुलेशन जो है वो डिटेल में डाला गया है पीडियाट्रिक्स में और ओबीजी दोनों के साथ पढ़ा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है 12th क्वेश्चन, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन स्पेशली द डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस को समझाने के लिए कहा गया है। तो which statement by the student indicates an understanding of duct, मतलब इसमें से कौन सा कथन है जो स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है जो बताता है कि उन्हें डक्टस विनोसस की सही नॉलेज हो गई है। It connects the pulmonary artery to the aorta. It is an opening between the right and left atria. It connects the umbilical vein to the inferior vena cava. It connects the umbilical artery to the inferior vena cava. ठीक है, बताएं। ठीक है, तो ये फिर फीटल सर्कुलेशन में क्वेश्चन है। अच्छा, तो डक्टस विनोसस जो होता है वो क्या करता है, जो अम्बिलिकल वेन निकल रही है प्लेसेंटा से, ये पास करेगा लीवर को और यहाँ से नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और ये क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगी, एब्नॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, इस कंडीशन में कहते हैं डक्टस विनोसस, मींस जहाँ अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, कनेक्ट होती है, उससे क्या कहा जाता है उस कनेक्शन को, डक्टस विनोसस। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा रॉन्ग, इट इज एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। तो राइट और लेफ्ट एट्रिया जो होता है उनके बीच में तो क्या होता है, फोरामेन ओवल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फोरामेन ओवल। फिर आता है इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना कावा, मींस सी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है, इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल आर्टरी टू द इंफीरियर वेना कावा, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये हो गया अपना 12th क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपन 30th क्वेश्चन की। 30th क्वेश्चन है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच द, सॉरी ये तो हो गया, हाँ क्वेश्चन है 13th। A pregnant client tells the clinic nurse that she wants to know the sex of her baby as soon as it can be determined. The nurse informs the client that she should be able to find out the sex at the 12th week. कहाँ तो बोल रहा है 12th week पे। Because of which factor? The appearance of fetal external genitalia, the beginning of differentiation in the fetal groin, the fetal testes are descended into the scrotal sac, the internal differences in males and females become apparent. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक। क्योंकि 12 वीक की बात हो रही है, अगर उसको जो है 12 वीक को विजुअली पता करना है कि मेल होने वाला फीमेल होना, तो 12 वीक पे क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो क्या हो चुका होता है, प्रेजेंस देखने को मिल चुकी, मतलब द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनिटलिया, मींस जो एक्सटर्नल फीटल जेनिटलिया की अपीयरेंस जो अपन को देखने को मिलेगी, मींस क्या देखने को मिलेगा, वल्वा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल बेबी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखें, द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन द फीटल ग्रोइंग, वहां पर डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है, बट यहाँ पे बोल रहा है 12 वीक पर, जो डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है वो कब होती है, 9th वीक पर। कब होती है, 9th वीक के एंड पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है। फिर तीसरा ऑप्शन द फीटल टेस्टिस आर डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, पर ये कब देखने को मिलता है, 30th वीक पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर है द इंटरनल डिफरेंसेस इन मेल्स एंड फीमेल्स बिकम अपरेंट, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कब देखने को मिलता है, 7th वीक के एंड पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द नर्स इज
परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विच हु इज एट 38 वीक्स gestation, ठीक है 38 वीक पर है, नोट कर रहा है कि फिटल हार्ट रेट 174 है। तो इस बेसिस पर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, फाइंडिंग्स को लिखना, डॉक्यूमेंट करना, मदर्स की हार्ट रेट को चेक करना, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टेल द क्लाइंट दैट द फिटल हार्ट रेट इज नॉर्मल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 14, बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें गेस्टेशन वीक 38 है, मींस टर्म कंडीशन आ गई है, टर्म। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 174 बीट्स है हार्ट रेट, मींस 174 हार्ट रेट बता रहा है। अब मुझे पता है कि एक टर्म जो नॉर्मल हो सकती है वो 110 से 160 या 120 से 160 ही हो सकती है। यहाँ पे क्या है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, चेक द मदर्स हार्ट रेट। मदर की हार्ट रेट चेक करने से कोई मतलब नहीं, डॉक्यूमेंट लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करना है, नोटिफाई करना है। ये क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग एक्शन है। इसके अलावा जो डी लिखा हुआ है कि क्लाइंट को बोलना है कि फिटल हार्ट रेट नॉर्मल है, तो ये तो इससे कोई कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास on the female reproductive system. ठीक है, when a client in the class asks why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days, मतलब जो क्लाइंट है क्लास में वो पूछ रहा है कि फर्टिलाइज ओवम क्यों रहता है 3 दिन तक, तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इट प्रोमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इट प्रोमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। थर्ड ऑप्शन है it promotes the fertilized ovum normal implantation in the top portion of the uterus. Fourth option है it promotes the fertilized ovum responses to luteinizing hormone and FSH. बताएं, अच्छा क्वेश्चन है कि नर्स जो है वो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। देखो हमें पता है कि ये है यूट्रस और ये है रफ डायग्राम, ठीक है, और यहाँ से है अपनी ओवरी अटैच और ये है अपनी फिंगरीज। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल बाद में आता है इस्थमस पार्ट, फिर आता है एम्प्यूला, फिर आता है इन्फंटिबुलम, यही होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, ये भी क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और देखा जाए तो ये भी कितना है, 1.25 सेंटीमीटर है, ये भी इन्फंटिबुलम भी 1.25 सेंटीमीटर है। तो फिर इसी को क्यों कहा गया है, इंटरस्टिशियल इंटरव्यूलर पार्ट को ही क्यों कहा गया है स्मॉलेस्ट पार्ट, क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 1 mm है, जबकि इन्फंटिबुलम की डायमीटर है वो कितनी है, 6 mm है, दिख ही रहा है अपन को। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे जो इस्थमस वाला पार्ट है जो स्लाइटली स्ट्रेट होता है, ये एम्पुला वाला जो है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। कितना होता है, ये 5 सेंटीमीटर का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ अगर अपन डिस्कस करें तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की क्या है, साइट है। क्वेश्चन ने यही बोल रखा है कि पर्सन पूछ रहा है कि 3 दिन तक यहाँ पे वो फर्टिलाइज ओवम क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों रहता है। तो उसका आंसर ये है कि जैसे ये ओव्यूलेशन हुआ और ये ओवम यहाँ चला गया, ओवम मूव करते करते कहाँ जाएगा, इस एम्पुला वाला पार्ट में, और यहाँ से जो है स्पर्म एंटर होंगे और वो क्या होंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब क्या होता है कि वो यहाँ पे 3 दिन तक क्या होता है, उनका डिफरेंशिएशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट फर्दर स्टेज 3 दिन तक यहाँ पे होती है। तीसरे दिन बाद जब वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से जब वो निकल कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ 3 दिन वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग तैयार कर रहा है कि वो कहाँ इम्प्लांट हो जाए, इस जगह पे इम्प्लांट हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस। मींस यहाँ पे जो है उसको इम्प्लांटेशन करने के लिए 3 दिन तक यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ 3 दिन तक ये आगे इसलिए भी नहीं मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस स्टमस वाले पार्ट में पूरी तरह से ये डक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बिल्कुल ऐसे, जिससे ये मूव भी नहीं कर पाएगा।
एक चीज तो अपन को ये याद रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, तो वो कौन सी हो गई अपनी एंगुला, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्या हो गई फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट हो गई। एक चीज और, यहाँ पे ये जो दिख रही है तो क्या है, फिमरी है, क्या कहते हैं अपन से, फिमरी। अब क्या होता है, इनमें से एक फिमरी जो है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, इस ओवम को क्या करे, कैच कर ले। इसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन फिमरी। ये कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपन ने देखा 15th क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन। सिक्सटीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट पर्पसेस ऑफ द प्लेसेंटल फंक्शनिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन प्रीनेटल क्लास, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मींस मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। इट cushions एंड प्रोटेक्ट द बेबी, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बेबी, इट इज द वे दैट बेबी गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन, इट प्रिवेंट्स ऑल एंटीबॉडीज एंड वायरसेस फ्रॉम पासिंग टू द बेबी, it provides exchange of nutrients and waste product between the mother and developing fetus। ठीक है, बताएं। देखो प्लेसेंटा बोल रहे हैं, ठीक है, प्लेसेंटा में हमें पता है कि रफ डायग्राम ऐसे होता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है और ये बच्चा जो है वो ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम होता है। ऊपर इधर कोरियन एम्नियन ऐसे होती है। अब इसमें बस इतना बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है प्लेसेंटा के फंक्शन को बताता है। इट cushion एंड प्रोटेक्ट द बेबी, नहीं, कौन करता है प्रोटेक्शन का काम, वोकेशन का एमनियोटिक फ्लूइड करता है। सेकंड ऑप्शन, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ बेबी, रॉन्ग, ये भी कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। तीसरा, इट इज द वे दैट बेबी गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन, हाँ ये सही है, यही तरीका है जिससे बच्चा क्या होता है, उसको जो है ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, फूड मिलता है। इट प्रिवेंट्स ऑल एंटीबॉडीज एंड वायरस फ्रॉम पासिंग टू द बेबी, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो भी मदर ड्रग लेती है या फिर वायरस है वो क्या होंगे, इसी रूट के द्वारा क्या है, बेबी तक पहुंचता है। तो ये चीज तो गलत है कि ये एंटीबॉडीज और वायरस को प्रिवेंट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर डेवलपिंग फीटस, हाँ ये सही है, आदान प्रदान होता है। तो फिफ्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मींस इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो थर्ड और फिफ्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपने जो है टोटल 16 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं और साथ में अपने बहुत सारे कंसेप्ट भी है क्लियर किए हैं। अगर आपको क्लास प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है क्वेश्चन सीरीज जो है कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या हमें और क्वेश्चन जो है वो ऐड करने चाहिए। थैंक यू।